हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M4Math 0.4 पर। दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग कुछ छोटे छोटे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक, इन चीज़ों को आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे 9th 10th के सांख्यिकी चैप्टर है उनसे लिया गया है। यानी ये हमारा सांख्यिकी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बेसिक चीज। यानी सांख्यिकी का प्रमुख तथ्य के रूप में इसको हम जानते हैं। दोस्तों, आज हम इन सभी टॉपिकों को एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये सारी चीजें कैसे कैसे काम करती है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीजों को समझकर ही हम लोग बड़े बड़े सवालों को बना लेते हैं। जैसे अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में समझें कि छोटे छोटे कोशिकाओं से हम लोगों का बॉडी बना है, यानी हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है, उसी तरीके से इन छोटे छोटे पॉइंट से ही बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस इस सभी का सामना हमें 9 और 10th में करना पड़ता है। बाकी पीछे जितने भी क्लासेस हैं 8 7 में, इन सभी चीजों को छोटे छोटे स्तर पर देखा जाता है, लेकिन अगर एक्चुअली समझा जाए तो ये 10th के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस चीज को एक एक करके समझते हैं। और पहला जो हमारा चीज है वो है आंकड़ा या परीक्षणों को समझना। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आंकड़ा को समझना। आंकड़ा, इसके नाम से ही पता चल रहा है आंकड़ा। जैसे आप इन सभी चीजों को समझने के लिए कबाड़ी वाले के एग्जांपल लेते हैं। आप कबाड़ी वाले के यहाँ देखिए कि उनके पास जो जो चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें बिखरी हुई होती है। हालांकि कबाड़ी वाले ने अपने घर में देखिए, आपके पास किताब है, बिखरा हुआ है, आपके पास कॉपी है, बिखरा हुआ है, कलम बिखरा हुआ है, घर में अनाज बिखरा हुआ है। ये बिखरी हुई चीजें जो होती है ना, ये तो आंकड़ा कहलाती है। जो कोई भी चीज, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, इस तरह की चीजें जो सजीव हो या निर्जीव, बिखरी हुई चीजें जितनी भी होती है वो सारे के सारे आंकड़ा कहलाती है। और आंकड़ा को ही मेरे भाई प्रेक्षण कहा जाता है। आंकड़ा को ही क्या कहा जाता है? प्रेक्षण। अब यहाँ ये समझना है कि आंकड़ा किसी नंबर में भी दिया जा सकता है और आंकड़ा किसी वस्तु का या किसी चीज का नाम लिखकर ही बताया जा सकता है। जैसे कि देखिए, आप अगर हम बात करें आंकड़ा का, तो हम एक नंबर लेकर भी समझते हैं और समझ लेते हैं कि किसी वस्तु का नाम लिखकर हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं। आइए देख लेते हैं आंकड़ा। अब ध्यान रखना, आंकड़ा जो कोई भी ऐसा वस्तु हो या नंबर, बिखरा हुआ अगर वस्तु या नंबर है तो वो सारे के सारे आंकड़ा कहलाएंगे। आइए देखते हैं, इसको लिखते हैं। जैसे हम आंकड़ा लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये आंकड़ा हम लोग इस तरीके से नंबर को डिनोट करके लिख सकते हैं। ये हमारी आंकड़ा है, ये हमारी आंकड़ा है। अब इस तरीके से कोई नंबर भी लिखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु हो, या नंबर भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है। हम लोग नंबर के बेसिस पे समझ जाते हैं, और अगर एक चीज से समझ गए तो बाकी चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाती है। आइए देख लेते हैं इन सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे कि आंकड़ा और प्रेक्षण क्या होता है, और इनके आधार पर छोटे छोटे तथ्यों को, यानी इसी आंकड़ा के आधार पर इन सभी चीजों को हम लोग समझ लेंगे एक एक करके। बस ध्यान से इन चीजों को देखना है। बस थोड़ा बड़ा आंकड़ा लेते हैं ताकि हम लोगों को ऐसा करने में, ये सारी के सारे सवाल बनाने में सहूलियत मिले। बस ये है हमारा आंकड़ा। हम लोगों ने छोटी से आंकड़ा को लिए हैं क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस, यानी इसका जो आगे निकालेंगे हम लोग परिसर, वो थोड़ा छोटा है, लेकिन नंबर यानी इस आंकड़ों की जो संख्या है वो ज्यादा है। हम लोगों ने ज्यादा इसीलिए लिया है कि किसी चीज को अगर थोड़ा बड़ा समझ लिया जाए तो छोटा हम लोग आसान से समझ जाते हैं। आइए देख लेते हैं। ये सारे के सारे आंकड़ा दिए हुए हैं। ये सारे के सारे क्या है? आंकड़ा है, या इसी को हम लोग प्रेक्षण भी कहेंगे। आंकड़ा की जगह पर कोई नंबर भी दे सकता है और कोई वस्तु का नाम भी दे सकता है। जैसे कि कोई बिखरा हुआ वस्तु है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास बिखरा हुआ किताब, कलम, कॉपी ही हो सकता है। अब यहां लिख सकते हैं जैसे कि किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल,
फिर किताब, पेंसिल, कॉपी। इस तरीके से हम लोग इस चीज को और बार बार रिपीट करके लिखेंगे ताकि इनकी बारंबारता भी बनती जाती है। तो ये सारे के सारे बिखरे हुए चीज, क्योंकि आप गौर से अगर इस चीज को, बिखरे हुए सामानों को देखेंगे तो वहां हमें पता चलता है कि एक से ज्यादा चीजें बिखरी हुई है और एक ही प्रकार की अनेक वस्तुएं बिखरी हुई है। अगर ऐसा होगा कि एक ही वस्तु वहां है तो फिर वो बिखरा हुआ कहां से होगा। एक ही प्रकार की अनेक वस्तु बिखरी हुई है और वस्तुओं की संख्या भी अधिक होनी चाहिए, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो आंकड़ा ही है, वो आंकड़ा ही है, वो प्रेक्षण ही है। याद रखना है कि आंकड़ा नंबर में भी हो सकता है और किसी वस्तु का नाम लिखकर भी हम लोग उन चीजों को निकालते हैं। तो हम लोग इन चीजों को मिटा देते हैं। हम लोगों ने आंकड़ा समझ लिया है, अब हम आगे बारंबारताओं को समझते हैं। बस याद रखना है कि आंकड़ा कोई भी नंबर हो या फिर कोई वस्तु, उसको बिखेर कर लिखा जाता है और उन्हीं संग्रह को, उन्हीं आंकड़ों को परिसर भी कहा जाता, प्रेक्षण भी कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं बारंबारताओं को, बस एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। आप इनमें देखना है एक एग्जांपल लेकर कि आप कभी भी किसी भी चीज को चुनते हैं, जैसे कॉपी, कलम और पेन है, तो जब वो सारे की सारी चीजें बिखरी हुई होती है तो हम लोग कॉपी को एक सेट में लिखते हैं, यानी कॉपी को एक सेट में कॉपी ही रखना पड़ता है। किताब वाले को चुन चुन कर किताब को एक ही सेट में रखते हैं और कलम को चुनकर एक सेट में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी, कलम और किताब एक ही जगह रख देते हैं। हर एक चीजों को चुन चुन कर एक सेट में तैयार करके रखते हैं। ये कलम का है, ये कॉपी का है, ये किताब का है। बस ऐसे ही इसको भी सेट करके चुनना है। अब ध्यान से ये देखना है कि चुनेंगे कैसे। आपको मालूम है कि ये सारे के सारे प्रेक्षण दिए हुए हैं। अब इन प्रेक्षणों को जब यहां हम एक सेटअप तैयार करके लिखते हैं, जैसे कि ऐसे लिखा जाए, ये प्रेक्षण दिया हुआ है तो प्रेक्षण लिखेंगे, प्रेक्षण है, या इसको हम लोग आंकड़ा भी कहेंगे। हालांकि इसे डिनोट तो अनेक चीजों से किया जाता है, अंक दे देगा, वर्ग दे देगा, उम्र दे देगा, रुपया दे देगा, हर एक चीजों से डिनोट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ समझेंगे कि ये आंकड़ा है। बाकी वो कैसे अंक, रुपया दिया जाता है वो नेक्स्ट सवाल जब बनाने लगेंगे उन चीजों को समझ पाएंगे तब। अब प्रेक्षण में यहाँ देखना है कि आखिर है क्या क्या, कितना है ये अभी नहीं देखना है, हमें देखना है कि है कितना, ये क्या क्या दिया हुआ है। जैसे सबसे छोटा अगर ढूंढे तो पहले एक दिया था, यहाँ एक दिया है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 6 भी लिखा है और 7 भी लिखा है। बस असेंडिंग ऑर्डर में लेते चलेंगे एक समांतर क्रम में, जैसे कि अगले अगले नंबर को ढूंढ कर देखेंगे। 7 दिया है, क्या 7 के बाद 8 है? हाँ 8 भी है। क्या 8 के बाद 9 है? 9 तो हमें दिखनी, हाँ है, 9 भी है। 9 के बाद 10 है? नहीं है 10। तो बस यहां तक हमने इन आंकड़ों में लिखा था। अब यहां से निकालना है बारंबारता। समझ लीजिए बारंबारता किसे कहते हैं। बारंबारता होती है कि कोई भी आंकड़ा कितनी बार आई है, कोई भी आंकड़ा कितनी बार आई है वही उसकी बारंबारता होती है। जैसे कि देखिए, जैसे इसमें अगर ढूंढे तो एक जो है वो केवल एक ही बार आया है। आप इनमें ढूंढ अगर ले सकते हैं तो देखिए एक केवल एक बार आया है। तो अगर हम यहाँ बारंबारता का कॉलम बनाए तो आपको यहाँ समझ में आ पाएगा कि एक केवल एक ही बार आया है, तो एक की बारंबारता एक होगी। अब यहाँ देखेंगे 2 की बारंबारता, तो 2 देखिए 1 2 3 4 और आगे चले 5। 2 की बारंबारता होगी 5, तो 2 5 बार आया है। बस यही बारंबारता, मतलब कितनी बार आया है इस चीजें से देखनी है। 3 देखिए, 3 की बारंबारता कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 3 की बारंबारता है 13, यानी 3 मेरे भैया 13 बार आया है। अब आगे चलेंगे 4 की बारंबारता देखेंगे, तो 4 को देख लेते हैं एक बार। 4 की बारंबारता, 4 की बारंबारता 1 1, 4 की बारंबारता और 2, 4 की बारंबारता है 2। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 पर। 5 की बारंबारता कितनी है? तो 1 2
3 4 और 5 6, 4 की बारंबारता है, और सॉरी 5 की बारंबारता है 6। अब चलते हैं 6 पर। 6 की बारंबारता कितनी है, तो 1 2 3 4 और आगे चलेंगे 5 6 7 7। 6 की बारंबारता है 7। चलते हैं 7 पर। 7 की बारंबारता कितनी है, देखेंगे तो 7 की बारंबारता 1 1, 7 की बारंबारता 1 है। 8 पर चलते हैं। 8 की बारंबारता 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 की बारंबारता है 7। अब चलेंगे 9 पर। 9 की बारंबारता कितनी है, तो 9 की बारंबारता देखते हैं, खाली तो कोई लिख नहीं रहा है, ये रहा 9 1। 9 की बारंबारता है 1। यानी आपने यहां से देख लिया कि बारंबारता होता क्या है। बारंबारता का मतलब कि कोई भी नंबर, यानी इन आंकड़ों का कोई भी प्रेक्षण कितनी बार आया है, वही तो उसका बारंबारता होता है। अब आप इसे बार बार दोहरा कर समझ सकते हैं, और बाकी नए नए प्रेक्षण खुद से भी बनाकर इन चीजों को समझा जा सकता है। तो याद रखना है कि कोई भी आंकड़ा यानी प्रेक्षण कितनी बार आया है, वही उसकी बारंबारता होती है। तो दो काम हमने कर लिया, आंकड़ा समझ लिया और बारंबारता समझ लिया। अब हम समझते हैं टैली मार्क। टैली मार्क को हिंदी में मिलान चिन्ह भी कहते हैं, और इंग्लिश वर्ड इसका टैली मार्क है। इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग देख लेते हैं। इस दुनिया में हर चीज का एक सेटअप है, उसी तरह से इसका भी सेटअप है। जैसे कि इसका एक ये पैटर्न है कि आप टैली और मार्क से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी मार्क को डिनोट करते हैं, चाहे वो मार्क ऐसे हो चाहे मार्क ऐसे हो। तो जब बचपन में हम लोग जोड़ सीखते थे तो हमें पता है कि जब भी जोड़ मिलता था तो हम लोग इन जोड़ को इस मार्क के माध्यम से बनाते थे। शायद आप लोग भी बनाते होंगे। जैसे 5 है तो 5 मार्क, और 2 है तो 2 मार्क। इसको हम लोग क्या करते थे, जोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया करते थे। लेकिन अब देखिए, इन्हीं मार्क का उपयोग हम लोग आज करेंगे। हमें उस बचपन वाले दिन में पता नहीं होता कि इस मार्क का क्या क्या यूज होगा, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि इस मार्क का यूज क्या क्या होगा। इसी मार्क को टैली मार्क कहते हैं। कैसे डिनोट करेंगे, तो याद रखना है कि हम लोगों के पास जो जो बारंबारता आती है ना, उसको मार्क के माध्यम से डिनोट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 10 है तो 10 को कैसे डिनोट करेंगे, तो याद ये रखना है कि मार्क जब भी डिनोट किया जाता है वो 5 5 का सेटअप बनाकर। अगर 5 से कम है तो फिर तो बिना सेटअप पे ही चलेगा, लेकिन मैक्सिमम एक सेटअप 5 का बनता है। जैसे 10 लिखना है तो ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। 10 को लिखने के लिए 5 5 का सेटअप बनेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे सेम बनाना है, और फिर 1 2 3 4 5 हो गया 10। मान लीजिए 7 लिखना है तो 7 लिखेंगे तो 5 का सेटअप बनेगा, 1 2 3 4 5। अब 2 बचा तो 2 अलग से लिख दीजिए। फिर मान लीजिए हमें 13 लिखना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 हो गया। अब तो 3 बचा तो 3 का सेटअप अलग से बनेगा। बस इसी चीज को हम लोग टैली मार्क कहते हैं। अब इन टैली मार्क को यहाँ बारंबारता लगा के देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ एक कॉलम बना देते हैं टैली मार्क का, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ टैली मार्क लगाना है तो टैली मार्क देखिए बारंबारता 1 है, तो 1 का टैली मार्क क्या बनेगा भैया, 1 का तो कोई सेटअप बनेगा ही नहीं, तो 1 का टैली मार्क 1 ही बनेगा। 5 का टैली मार्क तो 5 का टैली मार्क तो 1 2 3 4 5। 13 का टैली मार्क तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 हो गए, 1 2 3 13 हो गए। 2 का टैली मार्क 1 2। 6 का टैली मार्क तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये टैली मार्क बनता जाता है। 7 का टैली मार्क 1 2 3 4 5 और 1 2 6 और 7 हो गए। फिर 1 का टैली मार्क 1 ही बनेगा। 7 का टैली मार्क 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 का टैली मार्क 1। याद रखना है कि टैली मार्क का जो एक पैटर्न एक सेटअप बनता है वो केवल 5 का बनता है,
और अगर 5 के मल्टीपल में नहीं आता है तो बाकी जो नंबर होते हैं उनको बिना सेटअप का लिखा जाता है। जैसे देखिए 13 है तो 5 5 2 सेटअप बन गया 10 का, और अगले 3 ही बचे, यानी 3 का तो कोई सेटअप नहीं बनेगा, उसको हम लोग अलग से लिख देते हैं। यही हमारा होता है टैली मार्क यानी मिलान चिन्ह। अब अगला हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा परिसर। अब परिसर को कैसे ज्ञात करें, आइए समझते हैं। यही हम समझा देते हैं आप लोगों को कि परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है। चीजें छोटी है, कॉन्सेप्ट छोटा है तो कम जगह में ही हो जाएगा। जैसे हम लोग यही देखते हैं कि परिसर, अब इसका परिसर ज्ञात करना है तो परिसर का मतलब अगर ध्यान से हम समझें तो फैलाव। परिसर मीन्स फैलाव, यानी कोई भी वस्तु जो रखते हैं उसका फैलाव कितना दूर है, या फिर इन नंबर को जो लिखे हैं इनका फैलाव कितना है। यानी अगर कॉमन भाषा में समझते हैं तो हम लोग जहां बैठते हैं ना तो जो जगह हम लोग लेते हैं वो जगह हमारे लिए परिसर हो गया, यानी उतना फैलाव हमारे लिए चाहिए। अब जो जितना बॉडी के हिसाब से वो फैलाव उनका चेंज होता जाता है। यानी परिसर की बात करें तो परिसर बराबर फॉर्मूला बन जाता है कि उच्चतम मान और माइनस निम्नतम मान। अब यहां ये भी समझना बेहद जरूरी है कि उच्चतम क्या होता है। एक होता है उच्च यानी बड़ा, और एक होता है उच्चतम यानी सबसे बड़ा। वैसे ही होता है निम्न यानी छोटा, और एक होता है निम्नतम यानी सबसे छोटा। तो बात करेंगे यहाँ परिसर की, तो परिसर हमेशा किसी ना किसी आंकड़ा या प्रेक्षण का ही निकाला जाता है, आंकड़ा या प्रेक्षण का ही निकाला जाता है। तो याद ये रखना है कि परिसर बराबर सबसे उच्चतम मान, तो सबसे उच्चतम मान इसमें ढूंढने पर आपको 9 आएगा तो 9 लिख देना है, और निम्नतम मान ढूंढने पर इसमें 1 आएगा जो कि सबसे छोटा वैल्यू है, तो 9 में से गया 8, और ये 8 हम लोगों का क्या हो जाएगा, परिसर। इस आंकड़ा का, इस प्रेक्षण का परिसर हो जाएगा 8, क्योंकि परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। यानी हम लोगों ने इन्हीं आंकड़ों से आंकड़ा और प्रेक्षण को समझ लिया, बारंबारता को समझ लिया। बारंबारता आंकड़ा में जो जो चीजें दी गई है वो है कितनी बार, इस चीज को डिनोट करता है। टैली मार्क उसी बारंबारता को मार्क के माध्यम से बताता है, और परिसर, परिसर मतलब इसका फैलाव कितना है। यानी याद रखना है कि परिसर का फॉर्मूला बनता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। इन 4 चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं अगला वर्ग अंतराल पर। अगला वर्ग अंतराल पर इन